नमस्कार, कौन बनेगा प्रधानमंत्री में आपका स्वागत है। मैं अभिसार शर्मा आपका नर्मदा के पावन तट पर बसे होशंगाबाद लोकसभा सीट से स्वागत करता हूं। मगर यकीन मानिए, नर्मदा अब सिर्फ शब्दों में पावन रह गई है। इसके प्रदूषण का स्तर इतना ज्यादा बढ़ रहा है, और विडंबना इसलिए क्योंकि इसका सीधा ताल्लुक हमारी आस्था, हमारी विश्वास से है, और इसका ध्यान हमारे राजनीतिक नुमाइंदों ने बिल्कुल भी नहीं रखा है। जिम्मेदार कौन है इसका, आज ये जनता सवाल करेगी। साथ ही होशंगाबाद लोकसभा सीट के और भी मुद्दे होंगे। सबसे पहले मैं परिचय करा दूं अपने तमाम पैनलिस्ट से। कांग्रेस की तरफ से अरविंद मालवीय, बीजेपी की तरफ से गिरिजा शंकर शर्मा, और आम आदमी पार्टी की तरफ से कैलाश सोनाकिया। आप सबका स्वागत है। मैं आपको यह भी बता दूं कि इन चुनावों में कांग्रेस की तरफ से देवेंद्र पटेल मैदान में हैं, बीजेपी की तरफ से राव उदय प्रताप, जो कि यहां की सिटिंग सांसद थे मगर कांग्रेस से थे, और आम आदमी पार्टी की तरफ से माया विश्वकर्मा। मगर उससे पहले आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए कि आखिर होशंगाबाद लोकसभा सीट जो है वो मध्य प्रदेश की सियासत में इतनी अहमियत क्यों रखती है। मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी कही जाने वाली नर्मदा इस वक्त होशंगाबाद के राजनीतिक सरगर्मी की गवाह बनी हुई है। बीजेपी के उम्मीदवार राव उदय प्रताप हो, कांग्रेस के उम्मीदवार देवेंद्र पटेल हो, या फिर आपके उम्मीदवार माया विश्वकर्मा, सभी नर्मदा के आगे नतमस्तक होकर जीत की प्रार्थना कर रहे हैं। बीजेपी के उम्मीदवार राव उदय प्रताप जनता से वादा कर रहे हैं कि वो कांग्रेस में रहते हुए जो काम नहीं कर पाए थे, अब वो बीजेपी में आने के बाद पूरा करेंगे। टेक्निकल एजुकेशन के क्षेत्र में इस संसदीय क्षेत्र में काम होना है, उस पर हम लोग आगे आने वाले समय में काम करेंगे। पिछले चुनाव में राव उदय प्रताप कांग्रेस के टिकट पर होशंगाबाद से सांसद चुने गए थे, लेकिन बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गए। सेवा के लिए राजनीति की जाती है कि व्यक्तिगत अहंकार के लिए राजनीति की जाती है? आपको मत जनता ने दिया था, उसके मत का आपने अपमान किया, उसका बदला होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र की जनता लेगी आपसे। बीजेपी और कांग्रेस के बीच जारी इस जंग के बीच आपके उम्मीदवार माया विश्वकर्मा होशंगाबाद के मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। तो ये जो हमारी ये दोनों पार्टियां ये सत्ता की अदली बदली कर रही हैं, ये सीट के लिए चुनाव लड़ रही हैं। हम लोग यहाँ सीट के लिए नहीं आए, तो हमें नहीं लगता कि हमारा इनसे मुकाबला है। माया विश्वकर्मा का आशावाद अपनी जगह, लेकिन राजनीतिक तौर पर यहाँ बीजेपी का पलड़ा भारी दिख रहा है। होशंगाबाद के 8 विधायक बीजेपी के हैं, और साल 2009 से पहले बीजेपी ने लोकसभा में यहाँ लगातार 5 बार जीत दर्ज की थी। वैसे होशंगाबाद की जनता विकास के मुद्दे पर शिवराज सरकार से ज्यादा खुश नहीं है। साथ ही भ्रष्टाचार, महंगाई और शिक्षा की बदहाली जैसे मुद्दे भी मतदाताओं को प्रभावित कर सकते हैं। यहाँ पे एजुकेशन के हिसाब से या कुछ भी देखा जाए तो यहाँ पे कोई तरक्की का क्षेत्र नहीं है। हम लोग को बाहर जाना पड़ता है पढ़ाई करने के लिए, कोटा या भोपाल या इंदौर, तो कुछ ना कुछ एक ना एक इंस्टीट्यूट तो खुलना चाहिए बच्चों के। तो आइए बहस का आगाज करते हैं और मंच को खोलते हैं अपने पैनलिस्ट के लिए। सबसे पहले कांग्रेस से हम आपसे जानना चाहेगी जनता की जनता आपको वोट क्यों दे, और आपके 20 सेकंड शुरू होते हैं अब। देखिए, इस संसदीय क्षेत्र का जो चुनाव है, यह देश के अन्य चुनावों से अलग है, क्योंकि अभी 6 महीने पहले ही यहाँ के वर्तमान सांसद जो हमारी पार्टी में थे, एकाएक इस पार्टी को धोखा देकर भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने अपने वादे के अनुसार कांग्रेसी नेताओं को अपने यहाँ से प्रत्याशी बना दिया है, जैसा वो अभी तक पूरे देश। आपका वक्त खत्म हुआ। बीजेपी से गिरिजा जी, आप बताइए जनता बीजेपी को वोट क्यों दे, और आपके 20 सेकेंड शुरू होते हैं अब। पहली बात तो यह है कि कांग्रेस की केंद्रीय सरकार मनमोहन सिंह की हर मोर्चे पर फेल है। आर्थिक मुद्दों पर, सुरक्षा के मुद्दों पर, महंगाई के मुद्दे पर बिल्कुल फेल है। दूसरी बात, यहाँ के सांसद रहते हुए उदय प्रताप सिंह ने खुद ने महसूस किया कि ये सरकार जनता का भला नहीं कर सकती है, इसीलिए वो छोड़कर हमारे साथ आए। हमारे पास उदाहरण है अटल जी के। आपका वक्त खत्म हुआ। कैलाश सोनाकिया आम आदमी पार्टी से, जनता आम आदमी पार्टी पर विश्वास क्यों करे, और आपके 20 सेकंड शुरू होते हैं आप। हमारी पार्टी जो है मुद्दों में चुनाव लड़ रही है। सांप्रदायिकता पहला मुद्दा है, दूसरा भ्रष्टाचार है, तीसरा महंगाई है, सुशासन की व्यवस्था है। ये हमारी मुद्दे हैं, इसको लेकर हम चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए, आपने 20 सेकंड से कम अपना बात पूरी कर दी। बहुत अजीबोगरीब विडंबना है अरविंद जी, जब देवेंद्र पटेल सेवा की राजनीति की बात करते हैं। ये बताइए, कांग्रेस को कोई और नहीं मिला? एक ऐसे शख्स को आपने अपने नुमाइंदे के तौर पर खड़ा कर दिया जो गिरिजा शंकर जी की पार्टी से होकर आपके पास आ चुका है। देखिए, मुझे यह जानकारी है
कि देवेंद्र पटेल ने कुछ समय के लिए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, और कितने समय के? ज्यादा से ज्यादा 2 महीने, और उसका कारण था उनके व्यक्तिगत संबंध से उमा भारती जी से पारिवारिक रिश्ते थे। उमा भारती जी के समय उन्होंने ज्वाइन करी और उमा भारती जी के बाद में उन्होंने बीजेपी छोड़ दी थी, और इस बात को करीब करीब 8 वर्ष हो चुके हैं। तो उस वक्त ना उन्होंने बीजेपी से कोई पद लिया और किसी और से कोई पद नहीं लिया। मगर गिरिजा जी, बीजेपी में तो कमाल ही हो गया, इतने होनहार लोग हैं आपके यहां पर, और आप जो हैं राव उदय प्रताप सिंह को, और आप भी जानते हैं उन्होंने पार्टी क्यों छोड़ी, क्योंकि उनके पसंद के विधायक जो हैं उम्मीदवार नहीं खड़े किए जा रहे थे। 8 के 8 विधायक आपके जीत गए हैं, और फिर भी आप राव उदय प्रताप सिंह पे विश्वास कर रहे हैं। जी हाँ, हम कर रहे हैं। उन्होंने जब पार्टी को जरूरत थी तब वो मदद के लिए आए। विधानसभा के चुनाव में पार्टी रास्ता देख रही थी कि कैसे हम तीसरी बार चुने जाएं। सही समय पर वो हमारे साथ आए, तब तक तय नहीं था कौन जीतेगा। दूसरी बात, उन्होंने कांग्रेस में देखा पैसे लेकर टिकट बड़े बड़े नेता बेच रहे थे, उन्होंने खुलेआम। नहीं गिरिजा जी, ये बात नहीं है। वो इसलिए नहीं आए क्योंकि वो इसलिए छोड़ के चले गए क्योंकि उनके पसंद के उम्मीदवारों को मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव में नहीं उतारा गया था। ये आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। उन्होंने खुलेआम आरोप लगाए कि पैसे मांगे जा रहे थे, पैसे लेकर टिकट दिए गए हैं। और ये वही राव उदय प्रताप सिंह हैं जो अपने घर के मंदिर में सुरेश पचौरी की तस्वीर रखते थे। देखिए, ये कांग्रेस के नेता चाहते हैं कि उनकी पूजन हो, उनको भगवान जैसा पूजे, तभी सोनिया जी के मंदिर बनाए जा रहे हैं, और इसलिए ही उन्होंने वो पार्टी छोड़ दी। कब तक ढोते ऐसी पार्टी को? बताइए अरविंद जी, क्यों नाइंसाफी हो इस तरह से होशंगाबाद की जनता के साथ? राव उदय प्रताप सिंह, देवेंद्र पटेल, कोई और नहीं है आपके पास क्या? देखिए, यह निर्णय हमारे आलाकमान ने लिया है, और देवेंद्र पटेल एक बहुत ही सक्षम प्रत्याशी हैं, और वह इस चुनाव। कहाँ के प्रत्याशी हैं? होशंगाबाद के हैं या 10 जनपद के? जी नहीं, वह इस संसदीय क्षेत्र के हैं। नरसिंहपुर जिला पंचायत के अध्यक्ष रह चुके हैं, और उस वक्त भी वो कांग्रेस से ही जनपद अध्यक्ष थे, हैं, और इसके बाद अब लगातार सक्रिय रहे हैं। लेकिन यह जो अभी गिरजा भैया ने जो बात कही, तो ऐसा लगता है कि होशंगाबाद की 8 सीट में के जीतने में शिवराज सिंह का कोई योगदान नहीं है। चलिए सुरेश जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं, माया जी को भी सुना गया है लेकर आया गया, वो भी होशंगाबाद की नहीं है, नरसिंहपुर से हैं, तो ये क्या वजह है कि जो तीनों विकल्प जनता के सामने से हैं वो बाहर से थोपे जा रहे हैं? नहीं, बाहर से क्यों? होशंगाबाद और नरसिंहपुर संसदीय क्षेत्र एक है, बाहर से नहीं, इसी संसदीय क्षेत्र ही है। सुना है वो ज्यादा उनका ताल्लुक नहीं है यहाँ से, जमीन से नहीं है भाई, वो अमेरिका में थी, वहाँ पहले अन्ना आंदोलन जुड़ी थी, और जब केजरीवाल जी ने पार्टी बनाई तो इस पार्टी में आ गई वो। दरअसल जब आप एक सांसद के काम करने पर सवाल उठाते हैं तो आप उस पार्टी को पकड़ते हैं, मगर यहां मेरी दिक्कत यह है कि राव उदय प्रताप सिंह जो चले गए बीजेपी में, थे पहले वो कांग्रेस में। तो ये मुझे बताइए, राव उदय प्रताप सिंह ने, मुझे याद है कि नर्मदा से भड़ौच को जो जाती है उसके प्रदूषण को लेकर लोकसभा में प्रश्न भी उठाया था, उसका हुआ क्या? नर्मदा अभी भी प्रदूषित है, लोगों की आस्था से अभी भी खेल खेला जा रहा है। देखिए, राव उदय प्रताप सिंह ने अगर इस संसदीय क्षेत्र की जनता की भावनाओं की कद्र की होती तो उन्हें भागने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्हें जब यह समझ में आ गया कि 4.5 साल हो गए हैं, मैंने कोई काम नहीं किया है, तो उन्होंने यहां से भागने में अपनी भलाई समझी, और भारतीय जनता पार्टी उनकी नाकामी पर आपने कभी उन्हें कोई मशवरा दिया? कभी नहीं दिया। यह मशवरे को हस्तक्षेप समझते थे, और उसको उन्होंने एक बहाना बनाया भागने का। मुझे बताइए गिरिजा जी, ये सीट राव उदय प्रताप से पहले 5 बार संभवतः बीजेपी के सांसद रहे हैं, ये बीजेपी का गढ़ रहा है, अभी भी विधानसभा में आपकी तमाम सीटें हैं। आप चाहते तो नर्मदा के मौजूदा स्वरूप में एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन ला सकते थे, मगर ऐसा हुआ नहीं। तो मैं तो जिम्मेदारी बीजेपी की मानता हूं अगर आज प्रदूषण की ऐसी हालत है वहां। बिल्कुल नहीं है। आप हमारी यदि बातें सुन सकें तो, जब केंद्र में हमारी सरकार थी तब अनंत कुमार जी ने 5 करोड़ रुपए दिए थे। प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उपयोग नहीं किया। मेरी 10 चिट्ठियां पड़ी हुई हैं कि इस रुपए का उपयोग कीजिए। दुर्भाग्य से जब हम सरकार में आए, शिवराज उमा जी, बाबूलाल गौर साहब और फिर शिवराज जी, तब केंद्र में उनकी सरकार बन गई थी अरविंद जी की। इसमें जनता का क्या दोष है गिरिजा जी? नहीं, आप बात कह चुके हैं, मगर जनता का क्या दोष है? सुनेंगे नहीं तो जवाब कैसे होगा अविचर जी? देखिए, हम लोगों ने एनआरसीपी में बार बार योजनाएं भेजी, केंद्र सरकार ने कभी एस्टिमेट रिवाइज किया, कभी स्कीम की टेक्निकल बातों पर आपत्ति उठाई, अंततः उन्होंने स्वीकार नहीं की। अभी साल 6 महीने पहले हमारी सरकार ने
हम लोगों के दबाव में पैसा दिया है और ये काम के टेंडर अब हो चुके हैं। नहीं, ये ऐसा क्यों होता है कि केंद्र सरकार प्रतिशोधात्मक कार्रवाई करती है, राज्य सरकार पर नर्मदा इसकी जीती जागती मिसाल है। देखिए, अभी गिरिजा भैया ने जिन दो व्यक्तियों के नाम लिए जो सीनियर मंत्री हैं, बाबूलाल गौर जी। बाबूलाल गौर जी कमलनाथ जी की तारीफ करते हुए नहीं सकते हैं, क्योंकि कमलनाथ जी के पास जितना भी वो पैसा मांगने गए हैं उनको हमेशा मिला है। ऐसा है क्या? देखिए, बाबूलाल गौर साहब जब उनकी प्रशंसा करते हैं तो भोपाल के संदर्भ में करते हैं। भोपाल के लिए उन्होंने पैसा दिया होगा, होशंगाबाद के संदर्भ में कभी नहीं दिया। क्यों सुरेश जी, ऐसे में विश्वास कहां रहेगा जब फुटबॉल की तरह बीजेपी और कांग्रेस में प्रदूषण हो या लोगों के मुद्दे हो वो खेले जाते रहें? यह बिल्कुल नहीं रह सकता, ये तो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं हमेशा ही। चलिए हम जनता की तरफ चलते हैं। यहाँ कई किसान हैं, मैं आपको बता दें किसानों ने एक तरह से बहिष्कार का मन बनाया है, क्योंकि गेहूं को लेकर सरकार का असंवेदनशील रवैया। कुछ किसान भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। जी, क्या मुद्दे हैं आपके? सर, हम लोगों के यहाँ पे FAQ का अगर मापदंड रख दिया गेहूं खरीदी पे, अभी क्या सर वो ओलावृष्टि हुई है तो मुख्यमंत्री जी जब एक तरफ बोलते हैं कि हम किसान का दाना दाना खरीदेंगे और ओलावृष्टि हुई तो बोलते हैं कि मुआवजा भी देंगे हम आपको, ना मुआवजा दिया जा रहा गेहूं का और खरीदे में FAQ का नाराजगी आपकी मुख्यमंत्री से है या केंद्र से भी? सर, हमको तो दोनों पार्टियों से नाराजगी है और हम लोग अगर ये FAQ का मापदंड नहीं हटाया गया तो चुनाव का बहिष्कार करेंगे। चुनावों का बहिष्कार किसान करेंगे। गिरिजा जी, अरविंद जी, मुझे बताइए, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, ये अपने आप में कितनी दुखद बात है कि किसान अगर चुनावों की बहिष्कार की बात कर रहा है और उसकी बात में दम है जो वो मुद्दा उठा रहा है। किसान नहीं, सिर्फ नेता लोग ये बात कर रहे हैं। हमारी सरकार ने सोयाबीन का मुआवजा बांट दिया है 50-50 हजार एक किसान। वो बात हो रही है गेहूं के फसल की, गेहूं के फसल की बात हो रही है, सोयाबीन की बात मत कीजिए। गेहूं के ओले पर हमारी सरकार ने 2000 करोड़ रुपए का बजट रखा हुआ है। सर्वे हो चुका है, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, ओले पड़े हुए, सर्वे हो गया है, रिपोर्ट चली गई है, सरकार ने पैसा दे दिया। और आप चाहते क्या है? केंद्र ने क्या किया? कांग्रेस के प्रयास से सर्वे दिलाया, इन्होंने कोई प्रयास नहीं किया, इनके अधिकारियों ने कोई प्रयास नहीं किया और इसके ऊपर आपने भी कुछ नहीं किया है। अगर उस किसान के आरोप को मैं मानूं तो आपने भी कुछ नहीं किया है। मैं उस किसान की ही बात कर रहा हूं। गेहूं खरीदी की जो बात आई है, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सभी जगह यह कहा कि मैं एक एक दाना खरीदूंगा, ओके। और उसके बाद जब किसान अपनी ट्रॉली लेकर जाता है तो वहां पर अधिकारी बोलते हैं कि ये खराब है या ये FAQ क्वालिटी का नहीं है और हम ये नहीं खरीदेंगे। यानी एक बार फिर विकास केंद्र राज्य बीजेपी और कांग्रेस के बीच महज फुटबॉल का खेल बन के रह गया। ऐसा नहीं है। खरीदी गई ट्रालियां FCI ने, जो केंद्र सरकार का उपक्रम है, उसने रिजेक्ट की हैं। FAQ के नाम केंद्र सरकार ने तय किए हैं। हमारी सरकार तो धैर्यपूर्वक कह रही है कि भाई वो मिट्टी नहीं खरीदना चाहते हैं तो थोड़ा छान लो। पतले दाने के लिए छूट देने के लिए केंद्र सरकार को लिखा है। हमारी सरकार मदद कर रही है और इनकी सरकार। गिरिजा जी, दिल पर हाथ रख के कहिए, अरविंद जी दिल पर हाथ रखिए, जो बड़े बड़े शब्दों का आप दोनों इस्तेमाल कर रहे हैं, किसान को उससे क्या लेना देना है? FAQ FCI उसको क्या लेना देना इन चीजों से? चलिए और भी लोगों के पास चलते हैं, उनसे सवाल करते हैं। जी, इधर ही। जी सर, मैं कांग्रेस वालों से ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि इन्होंने A से Z तक सब घोटाले कर दिए, अब कौन सा घोटाला करेंगे ये? जी, मोदी फिर से आएगा, मन जनता बना चुकी है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार, बदलाव चाहिए, बदलाव आएगा। व्यापम घोटाले में हमारे बच्चे इंटरव्यू देने जाते हैं, 700-700 रुपये लगते हैं, उसके बाद 3-3 लाख में पुलिस वाले होशंगाबाद में पकड़ा आए हैं। हम लोग क्या करें बताइए आप। सवाल यहाँ पर यह भी है कि उच्च शिक्षा के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है होशंगाबाद से। क्या वजह है इसकी? क्या वजह है कि शिक्षा इस तरह से उदासीनता का शिकार रही है? देखिए, एक समय था कि जब लोग होशंगाबाद, एक समय यानी कि 10 साल पहले दिग्विजय जी के राम राज्य में। जी नहीं, मैं आपसे इस जिले की तारीफ कर रहा हूँ कि यहाँ लोग कहा करते थे कि पढ़े ना लिखे सुहागपुर रहे, यानी सबसे ज्यादा शिक्षा इसी क्षेत्र में हुआ करती थी। यह पिछले 10 वर्षों से जिस तरह से, मैंने वही कहा, निजीकरण हुआ है, जिस तरह से निजीकरण हुआ है और जिस तरह से अलग अलग दुकानें खोल दी गई हैं, इसके कारण बच्चों को यहाँ से बाहर जाना। क्या ऐसा है गिरिजा जी, दुकानें खोल दी गई हैं निजीकरण के चलते? क्या इसी वजह से शिक्षा लगातार उदासीनता का सबब बना हुआ है? नहीं, ये सही नहीं है।
हमारी सरकार ने 10 सालों में जो भी नए कोर्सेज हैं वो सारे चालू किए हैं। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन होशंगाबाद इटारसी पूरी दिल्ली में उपलब्ध है। पॉलिटेक्निक कॉलेज, अगर लोग बाहर जाते हैं गिरिजा जी, आप ये कैसे भूल रहे हैं? मैं बताता हूँ आपको। हो क्या रहा है आजकल कि लोगों की एक टेंडेंसी बन गई है, दिल्ली में जाके पढ़ो, दिल्ली में एडमिशन नहीं मिलता है, इंदौर में जाके पढ़ो, इंदौर में नहीं मिलता है, भोपाल में पढ़ो, और जब कहीं नहीं मिलता तब होशंगाबाद आओ। हमारे होशंगाबाद के इंजीनियरिंग कॉलेज की सीटें खाली हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिया है लेकिन पढ़ने वाले नहीं जा रहे। क्या यह हकीकत है? साहब यहाँ मेडिकल कॉलेज के लिए प्रस्ताव है लेकिन आज तक नहीं खुला मेडिकल कॉलेज। क्या है, इनसे पूछा जाए। बिल्कुल। हम आपको बता दें कि हर बार की तरह हमने जनता के सामने हमने इस लोकसभा का भ्रमण किया और जनता से कई सवाल पूछे कि आपके हिसाब से प्रधानमंत्री पद की पहली पसंद कौन है। हमने 3 विकल्प उनके सामने रखे, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी। हम आपको बता दें कि ये साइंटिफिक पोल नहीं है, मैं एक बार दोहराना चाहूंगा। अरविंद केजरीवाल को मिले 7%, राहुल गांधी को 18% और नरेंद्र मोदी को 74% वोट्स मिले हैं। और यही नहीं, हमने बिजली, सड़क, महंगाई और करप्शन पे भी लोगों से सवाल किया तो अच्छा जो है बिजली को लेकर 53% मानते हैं, सड़क सिर्फ 47% अच्छा मानते हैं, महंगाई 89% लोग नाखुश हैं और भ्रष्टाचार की बात करें तो 95% लोग नाखुश हैं। यानी कि भ्रष्टाचार को लेकर लोगों की नाराजगी बनी हुई है। देखिए, कांग्रेस के ऊपर लगातार यह आरोप लगता रहा है भ्रष्टाचार का। वो कह रहे थे ना, हाँ, कौन सा घोटाला करेंगे अब मैं आपसे, लेकिन कांग्रेस ने ही इस मामले में संजीदगी दिखाई है। भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए जो सबसे बड़ा हथियार आज सबके पास में है, जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल नेता बने हैं, वो है। तो मैं भी जानता हूं कि अगर अरविंद केजरीवाल ने आंदोलन नहीं किया होता अन्ना के साथ मिलके तो आप नींद से नहीं जागते, आपके उपाध्यक्ष नींद से नहीं जागते, राहुल जी नींद से नहीं जागते। आरटीआई बिना किसी आंदोलन के दिया गया है। जी हाँ, और उसी आरटीआई का उपयोग करके ये सर, और हमने इन मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई करी है। उन्होंने तो कह दिया कि राहुल गांधी जी की कृपा से ही जो है लोकपाल आया और ये तमाम चीजों की बात हो रही है। नहीं साहब, ये तो सब अन्ना हजारे और राहुल जी की कृपा से आया है जन लोकपाल, और वो भी पूरी तरह से नहीं आया जैसा आना चाहिए वैसा। चलिए और भी लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। जी बोलिए। बताएं, होशंगाबाद में प्रदेश की होशंगाबाद नर्मदा जो है सिरमौर है, यहाँ इसी होशंगाबाद और प्रदेश नर्मदा जी से जाना जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा गंदगी आप देखिए नर्मदा घाट पे है, सेठानी घाट जिसको कहा जाता है। तो ऐसे में आप क्या दबाव डाल रहे हैं? आप एक नागरिक होने के नाते आपकी आस्था और विश्वास का प्रतीक है, आप क्या कर रही हैं? हमारे यहाँ के नागरिक सभी लोग दबाव बना रहे हैं और सभी लोग कह रहे हैं, आंदोलन भी करते हैं लोग, लेकिन नर्मदा जी की तरफ ध्यान नहीं जाता। और आप सुबह पहुंचिए, सुबह आप आचमन नहीं कर सकते, जो हमारी हिंदू संस्कृति में आचमन की बात कही जाती है। बहुत ही दुखद बात आपने कही है। चलिए बोलिए। भारतीय जनता पार्टी जो विकास के मुद्दे पे पूरे देश में चुनाव लड़ रही है, मैं पूछना चाहता हूं कि आज 7 अप्रैल होने वाली है कल, आज तक इनका विकास का एजेंडा देश के सामने डिक्लेयर नहीं कर पाए, अभी तक मैनिफेस्टो नहीं हुआ है। जी सवाल मैं यही पूछना चाहूंगी कि 4 दिन बचे हैं इलेक्शन के लिए, क्या ये लोग मैनिफेस्टो अभी तक तैयार नहीं कर पाए या सिर्फ मोदी की फोटो दिखा के वोट मांगेंगे? जी हाँ, काश गिरिजा जी हर हर मोदी के नारे के बजाय आप हर हर नर्मदा का नारा लगाते तो शायद इस लोकसभा सीट का कुछ भला हो जाता। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शरीक होने के लिए।